नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। आज फिर लेकर आए हैं हम इतिहास का एक और ज़बरदस्त टॉपिक। दोस्तों, परीक्षा कोई भी हो, वनडे एग्ज़ाम कोई भी हो, इतिहास उसमें ज़रूर पूछा जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय राष्ट्र से संबंधित महत्वपूर्ण तिथि व घटनाओं का यहाँ पर समावेश किया गया है। इस पर आज चर्चा की जाएगी। ज़्यादा बात न करते हुए हम शुरू करते हैं। और इससे पहले कि दोस्तों, आप अगर इस चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक कीजिए और वीडियो पूरा देख लीजिए। दोस्तों, एक बार निश्चित तौर पर आपके वनडे एग्ज़ाम एक दिवसीय परीक्षा में यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक बार आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अनुभव होगा कि दोस्तों कि वीडियो किस प्रकार का था। आप कमेंट करके बताएं। चर्चा शुरू करते हैं 1857। जैसे कि आपको पता है 1857 का वर्ष भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में प्रथम ऐतिहासिक क्रांति की घटना हुई थी 1857 में। अब इससे जो प्रश्न बनते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में यह क्रांति हुई थी और विभिन्न क्षेत्रों में इस क्रांति का जो नेतृत्व किया था, वहाँ से इससे प्रश्न बनते हैं। जैसे दिल्ली में उस समय जो मुग़ल शासक थे बहादुर शाह सेगन, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। लेकिन जो वास्तविक नेतृत्व किया था उनके जो सेनापति थे बख्त खां वास्तविक सेनापति थे जो बहादुर शाह सेगन जफर के, तो उन्होंने वास्तविक नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का दिल्ली का। और ऐसे ही लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में लियाकत अली, बिहार में राजा कुंवर सिंह, बरेली में खान बहादुर खां एवं बख्त खां ने इन आंदोलनों का नेतृत्व किया था। उसके बाद 1885 का वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ए ओ ह्यूम इसके संस्थापक थे। ए ओ ह्यूम संस्थापक थे और जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे वह व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, या चटर्जी भी हम इन्हें कह सकते हैं। जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वह 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को हुई थी। दोस्तों, 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को। और इसमें जो प्रथम अधिवेशन हुआ था इसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। अगर पूछा जाए कि यह अधिवेशन कहाँ हुआ था तो यह बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय है, वहाँ पर यह अधिवेशन हुआ था। दोस्तों, कितने लोगों ने इसमें भाग लिया था? 72 लोगों ने इसमें भाग लिया था। याद करने के लिए हम कह सकते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भी 72 लोगों ने भाग लिया था। उसके बाद जो महत्वपूर्ण है बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल विभाजन होने के परिणाम स्वरूप इसका विरोध हुआ और स्वदेशी आंदोलन भी 1905 से ही प्रारंभ हुए थे। इसके ठीक एक साल बाद मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। और जिन्होंने स्थापना की आगा खां व सलीमुल्लाह खां, वह 2 व्यक्ति थे। और कहाँ इसकी स्थापना की तो ढाका में इन्होंने स्थापना की। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां व सलीमुल्लाह खां ने ढाका में 1906 ईस्वी में की थी। उसके बाद अगर हम चर्चा करें अगले वर्ष की तो ठीक एक साल बाद कांग्रेस का सूरत विभाजन होता है 1907 ईस्वी में। कांग्रेस का सूरत विभाजन, कांग्रेस में विभाजन होता है। कांग्रेस 2 भागों में बट जाती है, एक गरम दल एवं एक नरम दल। होता यह है कि दोस्तों 1905 की कांग्रेस की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे होते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से लाला लाजपत राय को बोलने का मौका मिलता है। लाला लाजपत राय जी ने काफ़ी अच्छा भाषण दिया था और प्रथम बार सत्याग्रह अपनाने का भी सुझाव दिया था, जिससे प्रभावित होकर बाल गंगाधर तिलक एवं
कुछ अन्य लोगों ने 1906 के अधिवेशन में लाला लाजपत राय को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए सोचा और 1906 में उन्होंने लाला जी के अध्यक्ष बनने के लिए पुरजोर समर्थन किया। लेकिन जो उदारवादी कांग्रेसी थे उन्होंने जो अध्यक्ष पद था उस पर दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष नियुक्त किया। और दादा भाई नौरोजी उस समय के कांग्रेसियों में सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे, जिसका विरोध बाल गंगाधर तिलक एवं अन्य व्यक्तियों ने नहीं किया। और उन्होंने सोचा कि अगले वर्ष या नहीं 1907 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता निश्चित तौर पर लाला लाजपत राय जी को मिल जाएगी। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। जब 1907 का कांग्रेस अधिवेशन सूरत में होता है तो वहाँ पर रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बना दिया जाता है। रास बिहारी घोष को जब अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है तो इससे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष आदि लोग दुखी हुए कि उनकी बातों को कांग्रेस में सुना नहीं जा रहा है। इसलिए उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर गरम दल का निर्माण किया। मतलब कांग्रेस का ही एक दल बन गया, गरम दल। जो कांग्रेस का उदारवादी दल था वह नरम दल कहलाने लगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों कांग्रेस का विभाजन, सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में। उसके बाद 1909 ईस्वी में मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम आया, जिसमें मुसलमानों के लिए यहाँ पर मुसलमानों के लिए चुनाव प्रणाली पर विशेष ध्यान दिया गया था और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया था। उसके बाद जो महत्वपूर्ण है दोस्तों वह 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई। इसकी घोषणा दिसंबर 1911 में ही की गई थी। लेकिन अगर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की बात है तो यह 1912 में स्थानांतरित की गई थी। लेकिन घोषणा इसकी दोस्तों 1911 में हो चुकी थी। उसके बाद गांधी जी भारत आ जाते हैं। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी भारत में आ चुके होते हैं और अगले ही वर्ष उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की, जो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। साबरमती नदी के तट पर स्थित है। तो साबरमती आश्रम की स्थापना दोस्तों 1916 में की थी महात्मा गांधी जी ने। कांग्रेस का एकीकरण व मुस्लिम लीग के साथ समझौता जो हुआ था लखनऊ पैक्ट, वह 1916 में हुआ था। 1916 काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसी वर्ष होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। दोस्तों यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ। लखनऊ पैक्ट में कौन कौन सम्मिलित हुए? जो कांग्रेस 1907 में सूरत विभाजन में अलग हो गई थी गरम दल एवं नरम दल के रूप में, तो वह दोनों एक साथ आ गए थे। और जो मुस्लिम लोगों ने अपना अलग सा फ्रंट बना लिया था, मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, वह भी 1916 में आकर कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया। इसी समझौते को लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। होम रूल आंदोलन दोस्तों जो तिलक के द्वारा चलाया गया था, वह जो आयरिश महिला है उससे पहले चलाया गया था। आयरिश महिला एनी बेसेंट से पहले चलाया गया था। तिलक ने दोस्तों 28 अप्रैल 1916 को होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। वहीं एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। उसके बाद मॉन्टेग्यू घोषणा करता है। मॉन्टेग्यू की घोषणा 20 अगस्त 1917 ईस्वी में हुई थी। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है तभी भारतीयों को अंग्रेज अपनी तरफ मिला लेते हैं और भारतीयों को कुछ आश्वासन देने के लिए अंग्रेजों ने मॉन्टेग्यू को भारत सचिव नियुक्त किया और उसने भारत के संदर्भ में कई घोषणाएं की, जो 20 अगस्त 1917 को की गई थी घोषणाएं, जो बाद में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है या
भारत शासन अधिनियम बनकर आया था 1919 ईस्वी में दोस्तों। उसके बाद आगे चर्चा करते हैं हम मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। 1919 में रॉलेट एक्ट आया और रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। रॉलेट एक्ट को ही काला कानून, इसमें 1919 याद रखना है दोस्तों। 19 मार्च 1919 को इसे पारित किया गया था, जिसे काला कानून कहा जाता है, जिसके संबंध में नो वकील नो दलील और नो वकील नो अपील नो दलील भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें भारतीयों के अधिकार जो थे वो समाप्त कर दिए थे। किसी भी व्यक्ति को बिना बताए जेल में डाला जा सकता था और इसी का विरोध पूरे देश में होने लगा और उसी क्रम में पंजाब में भी इसका विरोध हो रहा था। 9 अप्रैल 1919 को जब पंजाब में एक आंदोलन चल रहा था, उसके प्रमुख डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू थे। उनको अंग्रेज़ों ने बंदी बना लिया। जब उन्हें बंदी बना लिया तो उसके कुछ दिन बाद पंजाब के जलियांवाला बाग में एक शांत सभा हो रही थी, जहां पर जनरल डायर अपने सशस्त्र सैनिकों के साथ आया, जिसने आते ही गोली चलाने का आदेश दिया। जलियांवाला बाग के बारे में कहा जाता है कि दोस्तों उसमें प्रवेश द्वार एक ही है और कहीं से भी प्रवेश या बाहर निकलने के लिए मात्र एक द्वार था और द्वार पर स्वयं अंग्रेज खड़े हो गए थे। जो भारतीय थे वह अपने सभा में बैठे थे और निहत्थे थे। निहत्थे लोगों पर गोली चलाने के आदेश से कई लोग, सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर मारे गए एवं हजारों की संख्या में लोग वहां पर मारे गए। कहा जाता है कि जलियांवाला बाग के अंदर एक कुआं भी था। कई लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए कुएं में कूद गए कई लोग, और कूदते कूदते ऊपर से इतने लोग हो गए कि कई सैकड़ों लोगों ने यहाँ पर भी अपनी जान कूदने से ही, कुएं में दम घुटने से ही उनकी मृत्यु हो गई। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद खिलाफत आंदोलन शौकत अली व मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 1919 में ही चलाया जा रहा था। जब प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की पराजय हुई तो तुर्की की शक्ति को कम करने के लिए अंग्रेज एवं मित्र राष्ट्रों ने तुर्की को 2 भागों में बांट दिया और जो खलीफा हुआ करते थे तुर्की के उनकी शक्ति को क्षीण करने का प्रयास किया, जिसका विरोध पूरे विश्व के मुस्लिमों ने किया। और उसी क्रम में जो भारत के मुसलमान थे उन्होंने भी खिलाफत आंदोलन चलाया। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया? शौकत अली एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने सन 1919 ईस्वी में। उसके बाद अगले वर्ष 1920 ईस्वी में सत्याग्रह असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया जाता है, जो 1920 से लेकर 1922 तक चला था दोस्तों। और चौरा चौरी कांड उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले में हुआ था। प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है कि चौरा चौरी कांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। क्योंकि 5 फरवरी पहले तो प्रश्न बनता है कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो दोस्तों 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में। इसका कारण ये था कि गोरखपुर ज़िले में चौरा चौरी नामक स्थान से एक शांति सभा नहीं, एक आंदोलन रत व्यक्ति कई लोग जा रहे थे, जिसमें से पीछे से चल रहे लोगों पर चौरा चौरी के पुलिस वालों ने छेड़खानी कर दी, जिसका विरोध करते हुए आंदोलनरत लोगों ने चौरा चौरी में पुलिस थाने को आग के हवाले कर दिया और वहां पर जो भी पुलिस ड्यूटी पर थे उन्हें जला दिया गया, जिससे व्यथित होकर गांधी जी ने 5 फरवरी 1922 ईस्वी को अपना असहयोग आंदोलन
सॉरी 12 फरवरी 1922 को अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन वापस लेने की बात करें तो 12 फरवरी 1922, अगर चौरा चौरी कांड की बात अगर हम करें तो 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था। उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास के द्वारा 1 जनवरी 1923 ईस्वी में, जब भारत शासन अधिनियम 1919 में भारतीयों को कुछ शर्तों के अधीन चुनाव लड़ने की छूट मिली थी, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी। लेकिन जो कांग्रेस के कुछ सदस्य थे, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, वह चुनाव लड़कर विधानसभाओं में प्रवेश करना चाहते थे और वहां से अपनी स्थिति को सुधारना चाहते थे। इसीलिए मोतीलाल नेहरू एवं देशबंधु चित्तरंजन दास ने 1 जनवरी 1923 ईस्वी को अपनी एक नई पार्टी बनाई, जिसे स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आप जानते होंगे स्वराज पार्टी के संस्थापक देशबंधु चित्तरंजन दास ने ही अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में अरविंद घोष की वकालत की थी और उन्हें बचाया था। उसके बाद आगे हम चर्चा करें तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना दोस्तों अक्टूबर 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल जी के द्वारा की गई थी। इनके सदस्यों की अगर बात करें तो इसमें भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आज़ाद, योगेश चंद्र चटर्जी, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां आदि प्रमुख व्यक्ति थे, जिन्होंने अगले वर्ष यानी 9 अगस्त 1925 ईस्वी में काकोरी कांड किया था। जो रेल लखनऊ से सहारनपुर जा रही थी उसे लूटा। तो काकोरी कांड दोस्तों 9 अगस्त 1925 ईस्वी में किसके द्वारा? HRA के सदस्यों के द्वारा काकोरी कांड को अंजाम दिया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। दोस्तों, यहाँ पर ये जो भी फैक्ट हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, बाद में इन पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। निश्चित तौर पर अभी इन्हें परीक्षा की दृष्टि से संक्षेप में बताया जा रहा है। वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है दोस्तों, थोड़ा हम जल्दी में चर्चा करेंगे। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, साइमन कमीशन का भारत आगमन। साइमन कमीशन दोस्तों 2 फरवरी 1928 ईस्वी में भारत आया था। साइमन कमीशन 2 फरवरी 1928 ईस्वी में भारत आया था, जिसका विरोध पूरे भारत में हुआ। जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय जी की मृत्यु लाहौर में हो गई थी। लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसका विरोध हो रहा था। सरदार भगत सिंह, अन्य लोग इनके साथ थे, जहां पर लाला लाजपत राय जी पर लाठियों का प्रहार किया गया और जिससे कि आगे चलकर उनकी मृत्यु हो गई। इसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह एवं अन्य लोगों ने लाहौर प्रयत्न किया और उस पुलिस अफसर को मारना चाहा, जिसने लाला लाजपत राय जी पर लाठी चलाने का आदेश दिया था। इत्तेफाक से वह अंग्रेज अफसर बच जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो HRA के सदस्य थे उन्होंने HSRA की स्थापना की और दिल्ली असेंबली में बम फेंककर अंग्रेज़ों के कान खोलने का प्रयास किया। दोस्तों, साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में, उसके बाद जब साइमन कमीशन का पुरजोर विरोध पूरे भारत में हुआ तो अंग्रेज़ों ने भारतीयों को ही अपना संविधान बनाने के लिए कहा और जिसके उत्तर में नेहरू ने एक संविधान बनाया जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से प्रकाशित किया गया। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद बारदोली सत्याग्रह दोस्तों अक्टूबर 1918 ईस्वी को
प्रकाश 1928 ईस्वी को हुआ था बारदोली सत्याग्रह, और जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को कहाँ मिली? बारदोली में, अक्टूबर 1928 में। उसके बाद दिल्ली असेंबली में जो बम फेंका गया भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के द्वारा, वह 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में फेंका गया था। उसके बाद गांधी जी नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा करते हैं। दांडी यात्रा का प्रारंभ 5 मार्च 1930 ईस्वी में किया था, जिन्होंने साबरमती से दांडी तक चलकर 322 किमी की यात्रा की थी, और 5 अप्रैल 1930 या नहीं, कहीं पर 6 अप्रैल 1930 भी मिल सकता है दोस्तों। 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा समाप्त हुई, और 6 अप्रैल 1930 से ही गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। और 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। 1930, 1931 एवं 1932 ईस्वी में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। अगर कांग्रेस या गांधी जी के इन गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने की बात करें, तो गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के तौर पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह नवंबर 1930 ईस्वी में हुआ था। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई थी। उसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है मार्च 1931 ईस्वी में। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा होता है, तभी इसको ढीला करने के लिए इरविन ने गांधी जी को अपने पास बुलाया और उनकी कुछ मांगों को मानते हुए उनसे एक समझौता किया, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है दोस्तों। मार्च 1931 में यह समझौता हुआ था। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 ईस्वी में, जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। एकमात्र यही गोलमेज सम्मेलन था जहां कांग्रेस एवं गांधी जी ने भाग लिया था। उसके बाद पूना पैक्ट होता है। इससे पहले दोस्तों सांप्रदायिक पंचायत यानी सांप्रदायिक अधिनियम, कम्युनल अवार्ड की घोषणा की जाती है रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा 16 अगस्त 1932 ईस्वी को। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की जाती है, जिसमें दलितों के लिए अलग से चुनाव प्रणाली की व्यवस्था थी, जिससे दुखी होकर गांधी जी ने अनशन शुरू कर दिया था, और जिससे गांधी जी के स्वास्थ्य में काफ़ी गिरावट आई, जिसे देखते हुए कई अन्य नेताओं ने अंबेडकर जी के साथ गांधी जी की वार्तालाप कराई, और जिसमें दलितों के लिए जो सीट थे उनकी संख्या बढ़ाई गई। इसी को पूना पैक्ट कहा जाता है। पूना पैक्ट दोस्तों सितंबर 1932 ईस्वी में संपन्न हुआ था गांधी जी एवं अंबेडकर जी के मध्य। उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण डेट हैं दोस्तों, जल्दी से हम इन पर चर्चा कर लेते हैं। जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह 1932 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना मई 1934 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1 मई 1939 ईस्वी को की गई थी। अगर सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम चर्चा करें तो वह 1938 एवं 1939 के कांग्रेस अध्यक्ष रहे थे। हालांकि 1939 ईस्वी त्रिपुरी अधिवेशन में उन्होंने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया था। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया जाना दोस्तों दिसंबर 1939 ईस्वी में मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया, जो कांग्रेस
की का शासन था। अनेक प्रांतों में चुनाव में कांग्रेस जीतकर अपना शासन चला रही थी। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है, अंग्रेजों ने बिना भारत के सरकार से पूछे, यानी ही कांग्रेस से पूछे और यहाँ के राजनीतिक दलों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों अपनी तरफ से धकेल दिया था, जिसका विरोध करते हुए कांग्रेस ने सभी प्रांतों से कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने सभी प्रांतों से इस्तीफा दे दिया। जब कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया तो मुस्लिमों ने उसी के परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया, जो दिसंबर 1939 ईस्वी में मनाया गया दोस्तों। उसके बाद पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा मार्च 1940 ईस्वी में की जाती है। अगस्त प्रस्ताव लाया गया 8 अगस्त 1940 ईस्वी में। जब अगस्त प्रस्ताव से भी भारतीय संतुष्ट नहीं हुए तो क्रिप्स मिशन भारत आया 1942 ईस्वी में दोस्तों। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के नेतृत्व में 8 अगस्त 1942 ईस्वी से प्रारंभ किया गया और अंततः शिमला समझौता हुआ 25 जून 1945 ईस्वी में दोस्तों। यह शिमला समझौता अंग्रेजों एवं कांग्रेस के मध्य हुआ था, लेकिन एक शिमला समझौता सन 1972 ईस्वी में भी हुआ था। 2 जुलाई 1972 ईस्वी में हुआ था शिमला समझौता, जो भारत एवं पाकिस्तान के मध्य हुआ था। वह शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को हुआ था। लेकिन जो यह शिमला समझौता है दोस्तों, यह 25 जून 1945 ईस्वी में हुआ। कैबिनेट मिशन के अगर भारत आने की बात कहें तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत आया और अंत में माउंटबेटन योजना अंग्रेज़ों के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। 3 जून 1947 ईस्वी को यह योजना प्रस्तुत की गई, जिसके आधार पर ही भारत को 2 प्रांतों में बांट दिया गया और भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन 14 अगस्त 1947 ईस्वी में की गई। और अगर हम बात करें तो दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, अपनी राय हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट हमें ऐसे अनेक वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो दोस्तों आपका हक है कि आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुपों में या फेसबुक में या अन्य सोशल जो नेटवर्क है वहाँ कहीं भी अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। अगर चैनल पर नहीं आए हैं तो दोस्तों एक बार फिर से दोस्तों प्लीज़ इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय